नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता यानी मैक्सिमम इफ़िशियंसी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में, मतलब कि दक्षता क्या होती है, इफ़िशियंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की, वो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक कंडीशन, मतलब मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफ़िशियंसी तो होती है ट्रांसफार्मर में, लेकिन मैक्सिमम इफ़िशियंसी कब होती है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ट्रांसफार्मर दोस्तों बिजली वितरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी दक्षता यानी इफ़िशियंसी कई कारकों पर निर्भर करती है। अगर इन कारकों को समझ लिया जाए तो हम न सिर्फ ऊर्जा बचा सकते हैं, बल्कि ट्रांसफार्मर की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इफ़िशियंसी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है इफ़िशियंसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफ़िशियंसी हमें कब प्राप्त होती है? दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता का मतलब समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी इफ़िशियंसी का मतलब है आउटपुट पावर का इनपुट पावर से भाग या अनुपात। यानी क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट साइड का जो पावर होगा, अगर उसको इनपुट साइड का पावर से हम डिवाइड कर दें तो वो मेरा क्या कहलाता है? इफ़िशियंसी कहलाता है। और इफ़िशियंसी को हम लोग किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं? 100% में एक्सप्रेस्ड करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर को हम 100 से गुना कर देते हैं, तो हमको परसेंटेज इफ़िशियंसी हमको मिल जाती है। दोस्तों ये जो मेरा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर गुना 100, ये मेरा इफ़िशियंसी का बेसिक फार्मूला है। इसको क्या करेंगे कि हम और एक्सपेंड करेंगे, काहे कि इतना सा फार्मूला से हमको आगे का जो क्वेश्चंस आएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा या कुछ भी क्वेश्चंस आएगा, हम इतना से सॉल्व नहीं कर सकते हैं पूरी। तो हमको इससे और आगे जानना होगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूला को हम लोग आगे और मॉडिफाई करते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनपुट पावर जो है, अगर हम इनपुट पावर में आउटपुट पावर को माइनस कर दें, मतलब कि घटा दें, और घटा क्यों रहे हैं इनपुट पावर से आउटपुट पावर में? आउटपुट पावर को इनपुट पावर से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि मेरा जो ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर से थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब कि इनपुट पावर मेरा थोड़ा ज़्यादा है और आउटपुट पावर कम है। मतलब कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। अगर छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो वो नेगेटिव आ जाता है। इसीलिए हम मेरा इनपुट पावर मेरा बड़ा है और आउटपुट पावर मेरा छोटा है, इसीलिए हम इनपुट पावर से आउटपुट पावर को माइनस करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर मिलता है दोस्तों। वो दोनों के बीच में कुछ लॉसेस हो गया पावर का, वही लॉस हमको मिलेगा और ये लॉस क्या कहलाएगा? ट्रांसफार्मर का लॉस कहलाएगा। जो कि दो प्रकार के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। कितना तरह के होते हैं लॉसेस? दो तरह का होते हैं। पहला होता है कॉपर लॉस और दूसरा होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस जो होता है करेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉपर लॉस बराबर I² R होता है। ये हम लोग लॉस कैसे निकालें? क्योंकि जो मेरा वाइंडिंग होगा ट्रांसफार्मर का वो कॉपर वायर से बना होगा और कॉपर वायर में रेसिस्टेंस होगा। अगर उस वाइंडिंग में अगर करंट दौड़ेगा तो उसमें क्या होगा? लॉसेस होगा। तो करंट के कारण और कॉपर वाइंडिंग में रेसिस्टेंस के कारण जो लॉसेस आया वो कहलाया कॉपर लॉस, और वो कितना होता है? I² R होता है। इसमें I हो गया करंट और R हो गया रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइंडिंग। जबकि आयरन लॉस करंट पे डिपेंड नहीं होता है, बल्कि या वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है। याद रखना है कि मेरा जो आयरन लॉस है
मेरा करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग का जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों, ये मेरा कांस्टेंट होता है। तो मेरा एक तरह से आयरन लॉस भी क्या मेरा हो जाएगा, कांस्टेंट लॉस हो जाएगा। इसलिए इसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं हम लोग का। जो सप्लाई वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है, दोनों मेरा बराबर रहता है हमेशा। उसको जब चेंज करते हैं तभी वो चेंज करेगा, तो वो आयरन लॉस भी चेंज करेगा। लेकिन हम लोग का जो सप्लाई आता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का, वो 50 हर्ट्ज रहता है, और जो होता है वो भी कांस्टेंट हम लोग ट्रांसफार्मर में सप्लाई दिए हुए रहते हैं। तो इससे मेरा आयरन लॉस मेरा कांस्टेंट रहता है। तो मेरा क्या मिल जाएगा, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर। मेरा इक्वेशन क्या मिलेगा, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर बराबर लॉसेस। अब इनपुट पावर को एक तरफ रखेंगे और आउटपुट पावर को दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो मेरा क्या इक्वेशन बन जाएगा, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। अब ये जो मेरा एक आ गया छोटा सा इनपुट पावर के बदले में, उसको हम लोग क्या बेसिक पावर का इक्वेशन में हम लोग बैठा सकते हैं। तो मेरा क्या मिलेगा, बेसिक फार्मूला इफ़िशेंसी का बेसिक फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा परसेंटेज इफ़िशेंसी बराबर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर के जगह में आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड करना है, इसीलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोस्तों अगर इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हमें मिलेगा परसेंटेज इफ़िशेंसी बराबर V2 गुना I2 गुना cos phi2 डिवाइडेड बाय V2 I2 cos phi2 जोड़ PI जोड़ PCU गुना 100%। तो दोस्तों यहाँ पे PI क्या हो गया, आयरन लॉस हो गया, जो क्या रहता है वो मेरा कांस्टेंट लॉस रहता है, नो लोड से फुल लोड। नो लोड का मतलब है ट्रांसफार्मर में हम कोई लोड नहीं लगाएंगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे नो लोड। और फुल लोड, अगर ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम लोड लगाएंगे जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, तो वो मेरा हो गया फुल लोड करंट। तो ये आयरन लॉस मेरा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। PCU मतलब कि कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस है। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग पहले वाला वीडियो है उसमें हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है गुना 100%। इसमें V2 क्या है, आउटपुट रेटेड वोल्टेज है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ट्रांसफार्मर मेरा बन के फैक्ट्री से आता है, मैन्युफैक्चर हो के आता है, तो उसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज फिक्स रहता है, और जितना लिखा हुआ है उसका रेटिंग, उसी आधार पे वो मेरा वोल्टेज मेरा देता है। इसमें I2 क्या हो गया, I2 हो गया आउटपुट फुल लोड करंट, मतलब मैक्सिमम आउटपुट करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। इससे अगर ज़्यादा हम लोड लगाते हैं, इससे अगर ज़्यादा लोड यानी कि उससे ज़्यादा हम करंट लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर मेरा जल जाएगा, मतलब कि इससे ज़्यादा हमको लेना नहीं है। तो I2 हो गया फुल लोड करंट। cos phi2 क्या होता है, पावर फैक्टर ऑफ लोड। तो पावर फैक्टर ऑफ लोड भी फिक्स रहता है दोस्तों। वो जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस बनता है तो उसका पावर फैक्टर पहले से डिसाइड रहता है कि इतना मेरा पावर फैक्टर है। PI अभी हम लोग समझे, आयरन लॉस या कोर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि नो लोड से फुल लोड के कंडीशन में ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने के कारण इसलिए इस लॉस को कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। ये सब छोटा छोटा जो वर्ड है, छोटा छोटा जो बात हम बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछता है, ये कंपटीशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। इसीलिए ये छोटा छोटा बात को आप लोग गौर करते हुए चलिएगा। PCU क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस है। इसे वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि यह करंट पर डिपेंड रहता है, और करंट किस पे डिपेंड रहता है, लोड पे रहता है। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, कॉपर लॉस भी बढ़ेगा। तो PCU के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 का स्क्वायर गुना R, या I2 स्क्वायर R लॉस भी इसे कहते हैं हम लोग।
यहाँ आर क्या है, सेकेंडरी तरफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड हम लोग आउटपुट लेते हैं, इसीलिए हम लोग जनरली सेकेंडरी साइड को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर क्या हो गया, सेकेंडरी तरफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। अब दोस्तों इस एक्सप्रेशन में PCU के बदले में I2² R बैठाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा परसेंटेज इफिशिएंसी बराबर V2I2 cos phi2 डिवाइडेड बाय V2I2 cos phi2 प्लस PI गुना I2² R गुना 100 हम लोग क्यों किए, क्योंकि ये परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड करते हैं। दोस्तों इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखने से हमें पता चलता है कि V2 cos phi2 और PI ये सभी कांस्टेंट टर्म है। V2 कैसे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि मेरा ट्रांसफार्मर जब मैन्युफैक्चर हो के फैक्ट्री से बन के आता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। cos phi2 मेरा क्या है, जब मेरा लोड भी बनता है फैक्ट्री वगैरह में तो cos phi2 मतलब पावर फैक्टर, cos phi2 क्या है, ये पावर फैक्टर है इलेक्ट्रिकल एप्लियंस का, ये भी मेरा फिक्स्ड हो जाता है। और PI क्या हो गया, आयरन लॉस। आयरन लॉस किस पे डिपेंड रहता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे। मेरा ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है कि मेरा वोल्टेज क्या हो जाता है, वो फिक्स रहता है तो वो कांस्टेंट हो गया। और फ्रीक्वेंसी भी मेरा इंडिया में कितना होता है, 50 हर्ट्ज, तो दोनों मेरा फिक्स्ड हो गया, तो आयरन लॉस भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो PI मेरा क्या है, कांस्टेंट है। ये सभी कांस्टेंट टर्म है या फिक्स्ड होता है, जबकि I2 एकमात्र ऐसा है कि लोड यानी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के घटने बढ़ने से I2 भी घटता बढ़ता है। अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो I2 मेरा बढ़ रहेगा, अगर घटाएंगे तो I2 मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो I2 इस एक्सप्रेशन में केवल I2 ही है जो वेरिएबल है, जो चेंज करता है। यह जो इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन है यह फुल लोड के कंडीशन में है दोस्तों, क्योंकि I2 को हम लोग क्या माने हुए हैं, फुल लोड के कंडीशन में मैक्सिमम करंट या फुल लोड करंट हम लोग बोले हुए हैं। यानी कि और करंट बढ़ा के इसका इफ़िशियंसी नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग मैक्सिमम करंट पे ले रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफ़िशियंसी को ले रहे हैं। अगर हम इससे ज़्यादा हम करंट लेंगे तो ये क्या होगा कि वाइंडिंग मेरा क्या हो सकता है, जल सकता है। तो ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए दोस्तों चलिए कुछ दूसरा उपाय ढूंढते हैं। इसके लिए हम लोगों को परसेंटेज इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। इससे पहले दोस्तों हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लीजिए कि 200/100 एक भिन्न है, जिसमें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं या न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर मतलब हर को कम करेंगे तो ओवरऑल मेरा जो भिन्न का या फ्रैक्शन का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, वह बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं, जैसे 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 2 आएगा। फिर दूसरा एग्जांपल, 200 को 50 से हम डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। उसी तरह 200 को 20 से करेंगे तो 10 आएगा, 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे 100 से लेके हम लोग 5 तक आए, धीरे धीरे घटाते आए तो ओवरऑल रिजल्ट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि नीचे वाले को घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कि ऊपर वाला मेरा बढ़ते जाएगा, ओवरऑल मेरा वैल्यू जो है बढ़ते जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों परसेंटेज इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को कम करेंगे तो मेरा परसेंटेज इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा। लेकिन परसेंटेज इफ़िशियंसी के एक्सप्रेशन में I2 ही है जो चेंज हम कर सकते हैं।
बाकी V2 cos phi 2 PI और R02 ये सभी कांस्टेंट हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कैसे कांस्टेंट है। जो मेरा V2 है दोस्तों, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है। मेरा जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री से बन के आता है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो मेरा रेटिंग रहता है वो मेरा फिक्स्ड रहता है। तो ये मेरा एक प्रकार का कांस्टेंट है। और cos phi 2 क्या है? ये पावर फैक्टर है लोड का। वो लोड क्या है? इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है जो हम लोग कोई ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं, जैसे फैन हो गया, मोटर हो गया, फ्रीज हो गया। ये सब मेरा क्या है? इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है जो मेरा फैक्ट्री में बनता है और उसका पावर फैक्टर मेरा साथ साथ में बना हुआ मिलता है हमको। तो पावर फैक्टर cos phi 2 क्या है? वो भी मेरा फिक्स्ड है। पी आई क्या है? आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आयरन लॉस जो है ये कैसे कांस्टेंट हुआ? मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है और मेरा आउटपुट वोल्टेज है, दोनों मेरा कांस्टेंट है। और जो मेरा वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी है वो मेरा इंडिया में क्या है? 50 हर्ट्ज है। तो पी जो है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों में डिपेंड कर रहा है, जो कि ये फिक्स्ड है। फ्रीक्वेंसी मेरा फिक्स्ड है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज भी मेरा फिक्स है। तो वो मेरा क्या हो गया? आयरन लॉस भी मेरा एक फिक्स्ड हो गया, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। और R02 क्या है? जो ट्रांसफार्मर के अंदर में जो कॉपर का वाइंडिंग होता है, वो वाइंडिंग एक फिक्स टर्न पे बना हुआ रहता है। जितना कॉपर यूज करना था फैक्ट्री या मैन्युफैक्चर को, वो यूज कर लिया। और जितना कॉपर यूज हुआ उसमें जो रेसिस्टेंस हुआ वो भी मेरा फिक्स्ड हुआ। तो R02 मेरा क्या हो गया? फिक्स टर्म हो गया। तो ये मेरा कांस्टेंट हो गया। परसेंटेज इफ़िशेंसी के एक्सप्रेशन में I2 ऊपर यानी न्यूमरेटर में है और नीचे डिनोमिनेटर में भी है। दोनों ऊपर नीचे एक्सप्रेशन में हम लोग देखते हैं कि I2 ऊपर में भी है और नीचे में भी है। अगर हम I2 को चेंज करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों में चेंज होगा, जिससे हमको परसेंटेज इफ़िशेंसी के एक्सप्रेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वो नीचे चेंज करेंगे तो ऊपर भी चेंज होगा, ऊपर चेंज करेंगे तो नीचे भी चेंज होगा। तो दोनों जगह चेंज हो रहा है, तो इससे मेरा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों परसेंटेज इफ़िशेंसी के एक्सप्रेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करना होगा। तो कैसे करते हैं मॉडिफाई? सबसे पहले मेरा परसेंटेज इफ़िशेंसी का जो मेरा एक्सप्रेशन है क्या है? V2I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाय V2I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस I2 का स्क्वायर गुना R02 गुना 100%। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। इसको फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। V2I2 cos phi 2 क्या है? पावर है, आउटपुट पावर है। वो आउटपुट पावर कैसा आउटपुट पावर है? एक्टिव आउटपुट पावर है, ना कि रिएक्टिव आउटपुट पावर है। ट्रांसफार्मर मेरा दो पावर देता है, एक एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर, और दोनों पावर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एपारेंट पावर बोलते हैं। तो ये मेरा जो इफ़िशेंसी के केस में हमको कैसा पावर लेना है? एक्टिव पावर लेना है या ट्रू पावर, इसको ट्रू पावर भी बोलते हैं। तो ये मेरा आउटपुट पावर हो गया। और नीचे क्या है? आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो आउटपुट पावर हम जान रहे हैं। अब लॉसेस मेरा क्या क्या होता है? एक आयरन लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। तो दोनों लॉस PI हो गया मेरा आयरन लॉस और I2 स्क्वायर R02 हो गया कॉपर लॉस। तो दोनों क्या हो गया? लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट प्लस लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, और इसको परसेंटेज में हम लोग एक्सप्रेस्ड करते हैं, इसीलिए हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोटा मोटी हम रिकॉल कर लिए इसको। अब दोस्तों क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, अगर ऊपर में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो नीचे में भी उतना ही संख्या से डिवाइड करना होगा, जिससे हम लोग को क्या होगा कि फ्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो फ्रैक्शन का ये रूल है कि ऊपर में जितना से मल्टीप्लाई करें उतना ही हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, या जितना से डिवाइड करेंगे ऊपर में उतना ही डिवाइड नीचे से करना होगा। उससे मेरा क्या होगा कि फ्रैक्शन मेरा चेंज नहीं करेगा। तो हमको I2 को हटाना है,
तो न्यूमरेटर में क्या करना होगा कि I2 से ही डिवाइड करें। तो न्यूमरेटर मतलब अंश में I2 से कैसे डिवाइड करते हैं, तो परसेंटेज इफिशिएंसी बराबर V2 I2 cos phi2 डिवाइडेड बाय I2 हो गया। ऊपर में हम I2 से डिवाइड कर दिए। फिर बड़ा डिवीज़न बात क्या लिखेंगे, V2 I2 cos phi2 प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02 को भी हम I2 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर मेरा अंश से भी डिवाइड हो गया और नीचे में हर से भी डिवाइड हो गया, मतलब न्यूमरेटर में भी I2 से डिवाइड किए और डिनोमिनेटर में भी I2 से डिवाइड किए, फिर गुना 100%। अब यहाँ पे देखिए I2 मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, केवल V2 cos phi2 और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो मेरा क्या बचेगा, V2 cos phi2 प्लस PI डिवाइडेड बाय I2 प्लस I2 गुना R02। यहाँ पे I2 स्क्वायर था वो कट के एक I2 बचा, तो I2 R02 हो गया, फिर गुना 100%। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम गौर से देखेंगे तो V2 cos phi2 ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अभी हम लोग सीखे हुए हैं कि कैसे कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट हो गया। और नीचे वाला में क्या है कि केवल I2 मेरा रह गया नीचे, तो मॉडिफाई करने से ये हो गया कि मेरा I2 एक जगह आ गया, नीचे आ गया। अगर I2 को कम करेंगे तो मेरा ओवरऑल मेरा क्या चेंज होगा, तो वो आगे हम लोग सीखने वाले हैं। तो नीचे वाले को क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग I2 को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उसको चेंज करने से मेरा ओवरऑल इफ़िशिएंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि डिनोमिनेटर को अगर कम करेंगे तो वो मेरा ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज इफिशिएंसी के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने के बाद दोस्तों देखते हैं कि न्यूमरेटर मेरा कांस्टेंट में चेंज हो चुका है। न्यूमरेटर मेरा क्या है, कांस्टेंट में चेंज हो चुका है, क्योंकि V2 और cos phi2 कांस्टेंट टर्म है। केवल नीचे यानी डिनोमिनेटर में I2 ही है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हमें डिनोमिनेटर को छोटा से छोटा करना होगा, क्योंकि अगर नीचे छोटा होगा तो ओवरऑल हम लोगों का इफ़िशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब नीचे अगर छोटा करेंगे तो ओवरऑल मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि इसे छोटा कैसे करेंगे। तो इस तरह का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होता है, उसको हम लोग छोटा करने के लिए एक हम लोग मैथमेटिकल टूल का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है दोस्तों पार्ट करना, मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब कि जमा करना। तो दोस्तों हमें डिनोमिनेटर यानी V2 cos phi2 प्लस PI बाय I2 प्लस I2 गुना R02 को हमें I2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टर्म है I2, और इस तरह का को हमको छोटा करना है, पार्ट करना है, टुकड़ा टुकड़ा करना है, तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है और उसे 0 के बराबर रखना होगा। 0 के बराबर रखने से हमको क्या मिलेगा, छोटा से छोटा वैल्यू हमको मिल जाएगा, क्योंकि 0 मेरा सबसे छोटा है। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, d/d(I2) गुना डिनोमिनेटर बराबर 0, मेरा ये मिल गया। और डिनोमिनेटर मेरा क्या है, V2 cos phi2 प्लस PI बाय I2 जोड़ I2 गुना R02 बराबर 0, मेरा एक इक्वेशन मिल गया, डिफरेंशिएशन का एक इक्वेशन मिल गया। तो दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे I2 के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला जो हमको यहाँ पे मतलब कि जो यूज होगा फॉर्मूला, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। तो d/dx गुना कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कितना आता है, 0 आता है। ये हम लोग को याद रहना चाहिए। हम लोग जब पढ़े हैं 11 12 या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो पढ़े हैं उनको याद होगा ये चीज़। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, d/dx कांस्टेंट गुना x स्क्वायर या x का पावर n बोल सकते हैं।
तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बराबर कांस्टेंट गुना d/dx गुना xn, x का पावर n, ये मेरा हो गया। अब xn का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, तीसरा फॉर्मूला में d/dx xn बराबर क्या हो जाएगा, n मेरा बाहर आ जाएगा, n गुना x का पावर n-1, यहाँ पे n क्या है, x का पावर है मेरा n। तो ये मेरा फॉर्मूला हम समझ रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का। अब इसको क्या करेंगे कि अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, ये जो ब्रैकेट के अंदर में है v2 cos phi 2, उसको अलग अलग कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो मेरा di2 v2 cos phi 2 एक डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस d/di2 गुना pi/i2 मेरा एक अलग डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर प्लस d/di2 ऑफ i2 r02 एक अलग डिफ्रेंशिएशन हो गया, बराबर 0। अब डिफ्रेंशिएशन में हम अभी सीखे हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो v2 cos phi 2 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे d/di2 दूसरा वाला में देखेंगे d/di2 pi/i2, i2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो नीचे में i2 का पावर 1 है, तो ऊपर में चला जाएगा तो -1 पावर हो जाएगा। ये भी हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं, ये 10th लेवल का ये कॉन्सेप्ट है। फिर प्लस जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे, इसको हम फिर से बतलाएंगे कि कैसे -1 आ जाता है, इसको अलग से बतलाएंगे। प्लस d/di2 गुना i2 r02 बराबर 0, ये मेरा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जो मेरा फॉर्मूला है उसके आधार पे। तो v2 cos phi 2 मेरा 0 हो गया, प्लस pi क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आ जाएगा, तो d/di2 i2 का पावर -1 हो जाएगा। फिर प्लस r02 इसमें क्या है, इसमें मेरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। फिर r02 बाहर आने के बाद di2/di2, तो di2 और di2 कट के 1 हो जाएगा, तो केवल r02 यहाँ पे बचेगा। अब इसको pi वाला में हम लोग देखते हैं कि इसमें n के जगह में क्या है, -1 है, तो -1 आगे आ जाएगा, -1 गुना i2 का पावर -1, मतलब कि -1 n-1 करते हैं, n से -1 करते हैं, तो n के जगह -1 है, -1 -1, तो ये आ जाएगा, तो ये बन के -2 आ जाएगा, -2 प्लस r02 बराबर 0। तो धीरे धीरे देखते जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे i2 का पावर -2 है, तो i2 को नीचे लिखेंगे तो i2 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस r2 बराबर 0 हो गया मेरा। अब ये इक्वेशन को अब दायां पक्ष बायां पक्ष करेंगे, तो हमको r2 को एक साइड करेंगे, r02 को, प्लस बराबर क्या हो जाएगा, r02 बराबर pi/i2 स्क्वायर। तो इसको i2 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या मेरा मिल जाएगा, i2 स्क्वायर r02 बराबर pi। तो यहाँ पे दोस्तों अब समझने वाला बात आ गया, यहाँ पे i2 स्क्वायर गुना r02 क्या है, कॉपर लॉस है, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग जो कॉपर से बना हुआ रहता है उसका लॉस है, तो कॉपर लॉस है, और pi क्या है, आयरन लॉस। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि कॉपर लॉस अगर आयरन लॉस के बराबर हो जाए तो मेरा क्या मिलेगा, मैक्सिमम इफ़िशियंसी मिलेगा ट्रांसफार्मर में। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि मैक्सिमम इफ़िशियंसी कब होगा ट्रांसफार्मर का। तो हमको क्या बोलना है कि जब कॉपर लॉस, ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए तब मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इफ़िशियंसी हो जाएगा। ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग सीखेंगे इस ये टॉपिक में। पहला टॉपिक क्या हो गया कि ट्रांसफार्मर का कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होंगे तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफ़िशियंसी होगा। पहला हम लोग देख लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। और दूसरा क्या है कि
किस करंट में ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशिएंसी होता है। अगर आप लोग आगे जाके जब आप नौकरी में आएंगे तब आपको अगर ट्रांसफार्मर वाला डिपार्टमेंट मिलेगा तो उसका मैक्सिमम इफिशिएंसी कब बढ़ेगा, तो उसका किस करंट में बढ़ेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, I2 बराबर √PI/R02। PI क्या है, आयरन लॉस है, डिवाइडेड बाय R02 मेरा क्या है, ये कॉपर रेसिस्टेंस है, मतलब कि वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। अगर आयरन लॉस को कॉपर के वाइंडिंग का रेसिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दें तो और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो जो वैल्यू आएगा वो I2 का वैल्यू होगा। उस करंट में ही ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशिएंसी देगा। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लोड मैनेजमेंट, कूलिंग, वोल्टेज कंट्रोल और रख रखाव सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में स्मार्ट सेंसर लगा हुआ है और IoT डिवाइस से ट्रांसफार्मर की रियल टाइम मॉनिटरिंग करके भी दक्षता यानी इफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।